कभी सोचा है कि एक ऐसा भी वक्त था जब राजा को लगभग भगवान का दर्जा दिया जाता था और उसके खिलाफ एक शब्द भी बोलना मतलब मौत। आज हम उसी दौर को चुनौती देने वाली एक कहानी की बात करेंगे, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। ये कहानी है आम लोगों की जिन्होंने तय किया कि बस अब बहुत हुआ, और उन्होंने एक ऐसे सिस्टम को उखाड़ फेंका जहां सारी ताकत एक इंसान के हाथ में थी ताकि वो अपने हक के लिए लड़ सकें। तो चलिए इस ऐतिहासिक उथल-पुथल को जरा करीब से समझते हैं। तो इस पूरी कहानी में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर फ्रांस में हालात इतने खराब कैसे हो गए थे, बिल्कुल एक ज्वालामुखी की तरह जो बस फटने ही वाला था। फिर देखेंगे कि कैसे नए नए आइडियाज़ ने उस आग में घी का काम किया। इसके बाद एक नए देश के जन्म की कहानी, लेकिन कहानी का एक स्याह पन्ना भी है जब क्रांति खुद ही खूनी हो गई। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि इस सब के बाद दुनिया हमेशा के लिए कैसे बदल गई। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं क्रांति से ठीक पहले के फ्रांस में। उस वक्त फ्रांस जानते हैं कैसा था? बाहर से देखने में एक बहुत ही आलीशान महल, लेकिन अंदर से उसकी नींव पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। बस एक धक्का लगने की देर थी और सब कुछ ढह जाता। देखिए, उस वक्त का जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 हिस्सों में बटा था। इनको कहते थे एस्टेट्स। अब मजे की बात सुनिए, पहले 2 एस्टेट्स में थे पादरी और राजघराने के लोग। आबादी में ये कुल मिला के थे सिर्फ 3%, लेकिन देश की सारी जमीन, सारी दौलत, सारे अधिकार, सब कुछ इन्हीं के पास। और बाकी के जो 97% लोग थे, यानी कि किसान, मजदूर, दुकानदार, डॉक्टर, वकील, मतलब लगभग पूरा देश, वो सब आते थे तीसरे एस्टेट में। और नाइंसाफी की इंतहा तो ये थी कि देश चलाने का सारा खर्चा, सारे के सारे टैक्स सिर्फ और सिर्फ इन 97% लोगों को ही देने पड़ते थे। सोचकर देखिए, मेहनत कोई और करे और मलाई कोई और खाए। देश का पूरा बोझ आम आदमी के कंधों पर था, जबकि मुट्ठी भर लोग ऐश कर रहे थे। यह अन्याय उस सिस्टम की रग रग में जहर की तरह फैला हुआ था। अब हालात और बिगड़ने लगे। एक तो फ्रांस ने दूसरे देशों की लड़ाइयों में, खासकर अमेरिकी क्रांति में, इतना पैसा बहा दिया कि सरकारी खजाना ही खाली हो गया। ऊपर से मौसम की ऐसी मार पड़ी कि फसलें चौपट हो गईं। मतलब लोगों के पास खाने को रोटी तक नहीं थी, और जो थी उसके दाम आसमान पर थे। और इस सब के बीच तख्त पर बैठा था एक ऐसा राजा, लुई 16वां, जिसे इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। तो सवाल यह है कि ऐसे में होता क्या? क्या लोग चुपचाप सब कुछ सहते रहते या फिर अपनी आवाज उठाते? बस यही, इन्हीं मुश्किल हालात के बीच कुछ नए और कह सकते हैं धमाकेदार विचारों ने जन्म लिया। इन विचारों ने लोगों को एक आवाज दी, अपनी तकलीफों को बयां करने का एक नया तरीका दिया। जैसे जॉन लॉक जैसे फिलोसोफर ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हर इंसान जन्म से ही कुछ अधिकार लेकर पैदा होता है। जीने का अधिकार, आजादी का अधिकार, अपनी संपत्ति रखने का अधिकार। और ये हक उनसे कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं, राजा भी नहीं। फिर आए जीन जैक्स रूसो, और उन्होंने एक और जबरदस्त आइडिया दिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। मतलब सरकार और जनता के बीच एक समझौता है। जनता सरकार को ताकत देती है ताकि सरकार उसकी रक्षा करे, और अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो जाए तो जनता को उसे बदल देने का पूरा हक है। सोचिए, ये उस सोच पर सीधा हमला था कि राजा तो भगवान का भेजा हुआ दूत है। और फिर मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि सारी की सारी पावर एक ही आदमी के हाथ में देना, ये तो तबाही को दावत देना है। उन्होंने कहा कि सरकार की ताकत को 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए, एक जो कानून बनाए, दूसरा जो उसे लागू करे, और तीसरा जो इंसाफ करे। आज दुनिया भर में जो हम डेमोक्रेसी देखते हैं ना, उसकी नींव काफी हद तक यहीं रखी गई थी। अब ये सारे विचार एक तरह से बारूद थे, और बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी लगी 1789 में। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 5 मई को राजा ने एक मीटिंग बुलाई, लेकिन वहां जब आम लोगों यानी तीसरे एस्टेट की बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने भी ठान लिया। 20 जून को वो पास के एक टेनिस कोर्ट में जमा हुए और कसम खाई कि वो खुद अपना संविधान लिखकर रहेंगे। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 14 जुलाई। पेरिस की भड़की हुई भीड़ ने बेस्टिल की जेल पर धावा बोल दिया, जो कि राजा के जुल्म का सबसे बड़ा सिंबल था। बस यहीं से क्रांति का बिगुल बज गया। और एक बार जब ये क्रांति की लहर उठी तो ये एक सुनामी की तरह थी। इसमें सदियों से चली आ रही राजशाही की पूरी इमारत को जड़ से उखाड़ फेंका। उसी तीसरे एस्टेट के लोगों ने, जिन्हें कोई पूछता नहीं था, एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम उठाया,
उन्होंने खुद को ही देश की नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। मतलब साफ था, अब असली पावर राजा के पास नहीं, बल्कि जनता के चुने हुए लोगों के पास होगी। और इसके बाद तो इतिहास का रुख ही बदल गया। 1792 आते आते राजशाही को खत्म कर दिया गया। फ्रांस अब एक रिपब्लिक यानी एक गणराज्य बन चुका था। और फिर अगले ही साल 1793 में उसी राजा लुई 16वें को देशद्रोह के इल्जाम में सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। एक पूरे युग का अंत था ये। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हर क्रांति का एक स्याह पहलू भी होता है। अब हम बात करेंगे उस दौर की जो इस क्रांति का सबसे खूनी और सबसे डरावना दौर था। इसे आतंक का राज या रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। ये वो वक्त था जब आज़ादी के नाम पर ही आज़ादी का गला घोंटा गया। और इस खौफनाक दौर का सिंबल बनी एक मशीन, गिलोटीन। और देखिए विडंबना, इसे बनाया गया था एक मानवीय तरीके से मौत देने के लिए, कि भाई इससे मौत जल्दी और बिना ज्यादा दर्द के होती है। लेकिन यही मानवीय मशीन जल्द ही हजारों लोगों की बेरहमी से जान लेने का जरिया बन गई। इस दौर की कमान थी मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जैसे नेताओं के हाथ में, और उनकी नई सरकार ने हजारों लोगों को सिर्फ शक के आधार पर क्रांति का दुश्मन करार देकर मौत के घाट उतार दिया। नारा तो था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का, लेकिन अब वही क्रांति अपने ही लोगों की बलि ले रही थी। बस शक होना काफी था और सजा थी सिर्फ मौत। अच्छा, इस खूनी दौर के बाद अब सवाल उठता है कि इस पूरी उथल-पुथल का नतीजा क्या निकला। चलिए अब जरा उन बदलावों पर नजर डालते हैं जो हमेशा के लिए रह गए। वो बदलाव जिनका असर सिर्फ फ्रांस पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा। बदलाव कितने गहरे थे, इसका अंदाजा एक छोटी सी बात से लगा सकते हैं। क्रांति से पहले लोगों को उनके ओहदे के हिसाब से सर या मैडम कहा जाता था, लेकिन क्रांति के बाद सब बराबर हो गए। अब हर किसी को सिटीजन यानी नागरिक कहकर बुलाया जाने लगा। तो कुल मिलाकर इस क्रांति की विरासत थोड़ी मिलीजुली रही। देखिए, एक तरफ तो 1794 में फ्रांस के कब्जे वाले इलाकों में गुलामी खत्म कर दी गई, जो कि एक बहुत ही बड़ा कदम था। समानता और आज़ादी जैसे विचारों को कानून का हिस्सा बनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ एक अजीब बात यह हुई कि जिन महिलाओं ने इस क्रांति में बराबर का संघर्ष किया, उन्हें ही कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए। यहाँ तक कि अतीत को भुलाने के लिए एक नया कैलेंडर तक बना डाला गया। तो आखिर में ये फ्रांसीसी क्रांति हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था पूरी तरह से सड़ जाए तो उसे तोड़कर एक नई व्यवस्था बनाने की असली कीमत क्या होती है। और ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब था।